हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौसर एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 14th सेंचुरी और अबाउट चौसर्स रियलिज्म। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चौसर एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ 14th सेंचुरी। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, if you are new to my channel then make sure to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon। और जितनी भी सारी नोट्स हैं, जो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, दे ऑल आर अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। सो इफ़ यू गाइज वांट्स नोट, तो सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। यू डोंट हैव टू टेक स्क्रीनशॉट्स टू मेक योर नोट्स। आप बस यहाँ पढ़िए, समझिए, और नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है। और सारे नोट्स बहुत क्लियर तरीके से वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल। So in this video we will be discussing about what a representative poet mean। representative poet का मतलब क्या है, representative poet होते कौन है, इंट्रोडक्शन इन द सेंस चौसर का इंट्रोडक्शन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट, क्योंकि चौसर का इंट्रोडक्शन और चौसर का कैरेक्टर स्केच हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा है। तो दिस वीडियो इज़ लाइक द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। तो अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड दैट लिंक also in the description box, so you guys can check। Third, we will be discussing the various aspects of his realism, social conditions, church and religious life, cross section of society and incompleteness of Chaucer। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट मीन। रिप्रेजेंटेटिव पोएट का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट होता कौन है। सो literature reflects the tendencies of the age in which it is produced, and to every age there is a writer who became the mouthpiece of the age and gives words to the actions and the situation of the time, and that writer is known as a representative writer of that particular age। literature जिस एज में, जिस टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, जिस टाइम पे कंपोज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, उस एज की वो टेंडेंसीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस एज में क्या हो रहा था सोशली, पॉलिटिकली, लोगों की थिंकिंग कैसी थी, उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका कैसा था, क्या टेंडेंसीज़ थी। तो लिटरेचर वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। और हर एज में कोई ना कोई एक ऐसा राइटर होता है जो उन सारी चीज़ों को वर्ड्स देता है, उस टाइम को, उस सिचुएशन को, उन एक्शंस को अपने वर्ड्स देता है और उन्हें अपने वर्ड्स में लिखता है। एंड दैट पर्टिकुलर राइटर इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट। उस एज को वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। अब बेस्ट रिप्रेजेंट वही कर सकता है जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है अपने टाइम को और उस टाइम की सारी चीज़ों को अपने वर्क में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ही दैट पर्टिकुलर राइटर इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दैट टाइम। इंट्रोडक्शन। Chaucer is the true representative poet of his age। He portrayed the comprehensive life of the contemporary world। Chaucer ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने एज के, बिकॉज उन्होंने अपनी राइटिंग्स में कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ को बहुत अच्छे से, उस टाइम के वर्ड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ही फॉर द फर्स्ट टाइम मेड पोएट्री द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल लाइफ। चौसर वॉज द फर्स्ट जिन्होंने पोएट्री को एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किया था। इनके पहले पोएट्री का उतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं था, पीपल वर नॉट राइटिंग पोएट्री, बट he not only started writing poetry but he made it also a medium of social expression, and that's why इन्हें पोएट्री मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। Now what Ricketts says about him is Chaucer symbolizes as no one writer does the middle age। He stands in the same relation of the life to his time as Pope does to the early phase of 18th century and Tennyson to the Victorian era। Chaucer symbolizes as no writer does the middle age। Chaucer ने जिस तरीके से मिडिल एज को रिप्रेजेंट किया है, सिम्बलाइज किया है, ऐसा उस एज के किसी भी राइटर ने नहीं किया है।
और वो उनका रिलेशन सेम है जो पोप का अपनी एज से है, मीन्स अर्ली फेज ऑफ 18th सेंचुरी से है, और टेनिसन का विक्टोरियन एरा से है। तो टेनिसन विक्टोरियन एरा के ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहलाते हैं, एंड पोप अर्ली फेज ऑफ 18th सेंचुरी के और रोमांटिक पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। तो इन सबका अपनी अपनी एज से रिलेशन सेम है। दे ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एजेस। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज रियलिज्म। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, अगर चौसर एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट आता है तो भी सेम आंसर है, एंड अगर चौसर्स रियलिज्म आता है तो भी आंसर विल बी द सेम। ओके, सो द ओल्ड एंड द न्यू, नया और पुराना। सो हिज एज वॉज ट्रांजिशनल, उनकी एज ट्रांजिशनल थी, मीन्स सडन चेंजेस हो रहे थे उसमें। इट वॉज मेडिवल बट बीनीथ मेडिवलिज्म द डिज़ायर टू चेंज स्टार्टेड। वो एज जो था उसमें मेडिवल थिंकिंग तो थी, मेडिवलिज्म तो था, बट पीपल्स के अंदर वो मेडिवल चेंज का भी एक डिज़ायर जो था वो मतलब अंदर आना स्टार्ट हो चुका था, उसकी थिंकिंग आना स्टार्ट हो चुकी थी। ही रिफ्लेक्टेड द फेडिंग किवेलरी ऑफ द मिडिल एजेस। जो मिडिल एजेस की किवेलरी फेड हो रही थी क्योंकि लोगों के अंदर नई चीज़ों के लिए वो जो अलग क्वेश्चंस आने चालू हो गए थे, तो उनको इन्होंने बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया है अपने एज में, अपने राइटिंग्स में। द नाइट्स टेल, इट इज़ अ वेरी फेमस वर्क ऑफ जेफरी चौसर। तो इज़ अ टिपिकल मेडिवल रोमांस, ये एक टिपिकल मेडिवल रोमांस है, एंड अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मिडिल एज स्पिरिट। मिडिल एज स्पिरिट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है। एंड हिज सन रिप्रेजेंट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब किवेलरी। इसके पहले कॉन्सेप्ट जो था मेडिवलिज्म का, यहाँ से वो चेंज होना स्टार्ट होता है, और क्या वो चेंजेस होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन दैट टेल। सोशल कंडीशन। Chaucer found poetry remote from nature. He found that poetry is something different from nature, कुछ अलग है. It's the mode of expression is allegorical. Poetry का जो mode of expression है वो allegorical है. Now allegorical means कि चीज़ों को represent करना as humans. Humans से connect करके चीज़ों को, conditions को represent करना, they are called allegorical. He began as allegorist, but in due course of time he made himself the painter of life around him. उन्होंने स्टार्ट तो एलिगोरिस्ट की तरह ही किया था, एलिगोरीज लिखनी स्टार्ट की थी, बट आफ्टर सम टाइम he made himself the painter of life around him. क्योंकि उन्होंने, we have already discussed about this, कि वो he was a very keen observer, तो वो जो ऑब्जर्व करते थे वो उसे लिखते थे। तो उन्होंने खुद को उस लाइफ का, अपने लिटरेचर का पेंटर बना लिया था आफ्टर सम टाइम। ही वॉज मोर एंड मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द इमेजिनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। उनका इमेजिनेटिव प्रेजेंटेशन पे भी बहुत अच्छा वो था, फोकस। चर्च एंड द रिलीजियस लाइफ। ही रियलिस्टिकली डिपिक्टेड द ग्रोइंग करप्शन ऑफ चर्च थ्रू हिज कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर से उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया है जो ग्रोथ थी करप्शन की इनसाइड द चर्चेज। And his writing clearly show that he was alive to the shocking corruption that prevailed church. उनकी राइटिंग ये क्लियरली शो करती है that he was alive that time. ये देखने के लिए वो वहाँ पे थे कि कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से ये जो करप्शन है वो चर्च को करप्ट करता है, कर रहा है, और इस चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपनी राइटिंग्स में। प्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। His characters presented social realism. उनके जितने भी कैरेक्टर्स है दे प्रेजेंटेड सोशल रियलिज्म, क्योंकि वो सारे रियल कैरेक्टर्स थे, तो वो सोशल रियलिज्म शो करेंगे ही करेंगे। सेकेंड, हिज मर्चेंट्स रिप्रेजेंट द न्यू क्लास ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंट। जो भी मर्चेंट्स थे जो इनकी राइटिंग्स में हैं, जो मर्चेंट्स कैरेक्टर, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम की न्यू क्लास को। और किसकी क्लास थी वो? एक ट्रेड और मर्चेंट की, बिकॉज ये हम पढ़ चुके हैं कि उस टाइम पे ट्रेड का भी बहुत ज़्यादा स्कोप था। एंड जेम्स विनी सेज सच अ कलेक्शन ऑफ men and women could exist only in the imagination of a poet who saw life with highlighted awareness and of its material reality and created a poetic image of this private imagination. उन्होंने कहा, मतलब जेम्स विनी ने कहा कि जो कलेक्शन मैन और वुमेन का था, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थी चौसर की, वो सिर्फ उस राइटर की इमेजिनेशन में आ सकती है जिन्होंने लाइफ को बहुत हाईलाइटेड अवेयरनेस के साथ
ऑब्जर्व किया है और फिर उस पिक्चर को अपनी पर्सनल इमेजिनेशन से क्रिएट किया है. Incompleteness of Chaucer. His pictures of contemporary society, though varied reality, is incomplete. उनकी जो पिक्चर्स हैं जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, उस टाइम की सोसाइटी की है, वो इनकम्प्लीट हैं. उसमें वेरिएशन है फिर भी वो इनकम्प्लीट है. क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द डार्क अंडर साइड ऑफ हिज एज. जो डार्क साइड थी, जो अंडर साइड थी वो इनकी एज की, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया. उन्होंने ऑब्जर्व तो किया बट रिप्रेजेंट नहीं किया. ही ओनली रिप्रेजेंटेड द गुड थिंग्स, द गुड साइड ऑफ हिज लाइफ. ही वॉज नॉट कंसर्न विद द वाइटल इशूज़ ऑफ द एज. जो भी वाइटल इशूज़ थे, ही वॉज नॉट कंसर्न विद दैम एट ऑल. उन्होंने सिर्फ गुड साइड्स देखी और गुड साइड्स ही प्रेजेंट की. चौसर वॉज अ कोर्ट पोएट. चौसर कोर्ट पोएट थे, ये हम सब जानते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ही वॉज अ कोर्ट पोएट और उनके ऊपर कोर्ट का फेवर हमेशा रहा है. फॉर कोर्ट एंड कल्टिवेटेड क्लास, वो एक कोर्ट पोएट थे जिन्होंने सिर्फ कोर्ट और कल्टिवेटेड क्लास के लिए लिखा. दैट इज कल्टिवेटेड क्लास मीन्स अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हायर क्लास. एंड टू whom द सफरिंग ऑफ पुअर वॉज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंडिफरेंस. जिनके लिए पुअर्स की सफरिंग कोई मैटर नहीं था. इट वॉज कम्प्लीट मैटर ऑफ इंडिफरेंस. मतलब एक डिफरेंट ही मैटर था जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है. सो yeah, that's all about Chaucer as the representative